हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे, डिप्लोमा टू डिग्री D2D का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे थे, अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो D2D के एग्ज़ाम में जो क्या क्या क्वेश्चन आता है, डिप्लोमा टू डिग्री का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसी को हम लोग इस सीरीज़ में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर 2025 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसी को हम लोग एक एक करके हर एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि डिप्लोमा टू डिग्री के एग्ज़ाम में तीन चीज़ आता है आपके पास। पहला होता है वो जो क्या आता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, और फिर इंजीनियरिंग मैथ। अब ये जो बेसिकली है 2025 से ये थोड़ा सिलेबस में चेंज किया गया है। इससे पहले 11-12 का कुछ कुछ टॉपिक जो कंसिडर था वही आता था, लेकिन 2025 से क्या कर दिया गया है, उनको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं उन्हीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो 50 क्वेश्चन आए हैं 2025 में, उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे बेसिकली क्या होगा, आपको एक आइडिया आएगा कि पिछले साल क्या क्या टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर या फिर अपने बीटेक में कहीं ना कहीं कुछ, मतलब डिप्लोमा में आपने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो 2025 का जो पहला क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग फिजिक्स में, वो पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन कैसे होता है, कोई भी एक सरफेस होता है, उस सरफेस पे कोई एक बॉडी होता है, एक रिजिड बॉडी। इसी रिजिड बॉडी को अगर आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए कुछ फोर्स लगाओगे, तो फोर्स के जस्ट अपोजिट में इस सरफेस पे क्या लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ बोल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दो चीज होता है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो रेस्ट होता है, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मान लीजिए आपका अगर बॉडी रेस्ट में है तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको बेसिकली म्यू एस से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट क्या है, म्यू एस। अब जो भी चीज रेस्ट में है उसको अगर आपको मोशन में करना होगा तो आपको क्या करना, इसका जो इंटरलॉकिंग फोर्स है उस हिसाब से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स के जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन है, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा जब कोई चीज़ स्टैटिक में है उसको अगर मूव करवाना है। तो बेसिकली इसमें क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है म्यू एस, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके मुकाबले, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी मूवमेंट में कर रहा है, मूव कर रहा है बॉडी, उसको अगर थोड़ा सा भी फोर्स दोगे तो वो बेसिकली क्या होगा, आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि वो सरफेस से जो इंटरलॉकिंग है वो कम होता है, ताकि थोड़ा सा भी फोर्स में वो क्या हो जाए, बॉडी आगे चला जाता है। तो जो म्यू के है वो क्या होगा, कम होगा किसके मुकाबले, स्टैटिक के मुकाबले। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या ज़्यादा है हमारे पास, म्यू एस ज़्यादा होगा किससे, म्यू के, काइनेटिक से ज़्यादा होगा। तो खोजते कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इस टाइप का है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 2.45 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया हुआ है जूल में। मतलब कोई आपके पास एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी कितना दिया हुआ है, 24.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बेसिकली कन्वर्ट करना है किसमें, जूल में कन्वर्ट करना है। तो इस चीज़ को जूल में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा बात है। आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्ट का क्या होता है, जूल। ठीक है, इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ बात सिर्फ बच रहा है गीगा। तो गीगा इक्वल टू क्या होता है, 10⁹। गीगा का मतलब क्या होता है, 10⁹। सिंपल सा। अब इसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, क्या है 24.5 इंटू गीगा का क्या वैल्यू हम लोग जाने, 10⁹ इंटू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सिंपल, यहाँ 19 है, यहाँ 9 है, प्लस माइनस 10। तो कौन सा मेरे पास ऑप्शन है, इंटू करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख लिए
10 माइनस 10, तो ये कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा, कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए गीगा का वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, 10⁹। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज नोन एज। पूछ रहा है आपके पास कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और आपके पास रोटेशनल फोर्स जो है एक्सिस के अबाउट, वो क्या होता है मेरे पास? वो होता है टॉर्क होता है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? टाउ, बेसिकली इसको टाउ से डिनोट करते हैं। और टाउ क्या होता है? आपके पास फोर्स इनटू जो आपके पास रोटेशनल जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फोर्स है, वो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया आपके पास? टॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो 4th नंबर क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल अबाउट द एक्सिस द रोटेशन ऑफ द डिफाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज। सिंपल सा पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा चीज़ जो सिविल वाले हैं और जो इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा कर रहे हैं उन लोग को बेसिकली ये क्वेश्चन इजी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये सब के टॉपिक का नाम सुना होगा। बाकी कुछ कुछ जो डिप्लोमा वाले हैं वो जो ब्रांचेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया चाहे आपका CS माइनिंग, वो उन लोग भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, तो वो भी ये टॉपिक सुने होंगे। ठीक है, तो बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसी से रिलेटेड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सिंपल सा, आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू या बेसिकली मास इंटू आर। ठीक है, ये जब हम लोग एक्सिस का बात करते हैं उसका छोड़ो। तो बेसिकली क्या है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? तो कांस्टेंट हो गया m इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को खोजना है, तो बेसिकली क्या बोलता है? मास, m फॉर मास एंड द स्क्वायर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द यूनिफॉर्म रिंग मास कितना है? 200 ग्राम, और आपके पास 20 सेंटीमीटर रेडियस है, इज रोटेटेड ऑफ द डायमीटर, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस में है? केजी में है, लेकिन आपको क्या दिया है? ग्राम में, और यहाँ सेंटीमीटर में रेडियस है, यहाँ मीटर पे है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देख लिए थे हम लोग? हाफ इंटू m इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ तो हाफ ही है। अब यहाँ पे आपके पास मास है, वो मास कितना दिया हुआ है आपके पास? 200 ग्राम दिया है, लेकिन जो आपके पास आंसर में है वो क्या है? केजी में। इसको क्या 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.2 केजी। क्या हो गया? 0.2 इंटू आर। आर कितना है आपके पास दिया हुआ है? आर रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो किस में है? मीटर में। इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर, और इसका स्क्वायर करना है, 0.2 का स्क्वायर करना है आपको, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? 0.2 का स्क्वायर करना है तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर काटते हैं 2 से तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.004, तो आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा? 0 आपके पास ये हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है आपके पास? ये एक ही जीरो होगा, 2 0 है ना, तो एक ही जीरो होगा, सॉरी, तो 0.04। अब इसको करोगे तो इंटू करोगे तो 0.004, तो ये देखते हैं आंसर किस में है? वो 10⁻³ में है, कोई नहीं, 4 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर ए। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द अल्ट्रासोनिक पोजीशन सेंसर सेंड 40 किलो हर्ज एंड द डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड सिग्नल फ्रॉम एंड द ऑब्जेक्ट आफ्टर 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल फ्रॉम द सेंसर, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ये दिया हुआ है। सिंपल सा क्या है, आपके पास कोई एक सेंसर होगा जहाँ से आप क्या करोगे? आप क्या छोड़ रहे हो? आप वहाँ से वेव छोड़ रहे हो। ठीक है,
अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ रहे हो। कोई ऑब्जेक्ट पे जाके क्या होगा, वो टकराएगा और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो फिर आपके पास फिर वापस आएगा, तो आप क्या करते हो, उसको डिटेक्ट करते हो। तो वही टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड सिग्नल, सिग्नल क्या हो रहा है, किसी चीज से जाके अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक बार क्या हो रहा है, सिग्नल जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो वो टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, ये बात थोड़ा समझने का होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सिग्नल है, एक बार जा रहा है कोई बॉडी से टकरा के फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा पता है हम लोग को। अब डिस्टेंस लगा लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेलोसिटी आपके पास दिया हुआ है किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम, टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40 मिली सेकेंड दिया हुआ है। मिली मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम मिली सेकेंड में दिया है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, 40 × 10⁻³ सेकेंड, मिली मतलब 10⁻³ ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे ये सेंसर, ये जो हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, इसका हमारा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, v × t, ये तो फॉर्मूला हुआ बेसिकली, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें टाइम क्या लगेगा, हाफ लगेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो गया है, रिफ्लेक्टेड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है। हो गया इजी क्वेश्चन। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 40 × 10⁻, आपके पास क्या हो जाएगा, × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करोगे तो 6.8 मीटर। डिस्टेंस 6.8 मीटर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर इसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ इस क्वेश्चन में समझने का बस यही था कि रिफ्लेक्टेड टाइम आपको दिया हुआ है, तो दोनों टाइम आपका ऐड हुआ है, ठीक है। उस टाइम को हम लोग हाफ करेंगे तो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वो रहा द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग कौन सा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन पाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारे पास अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और इसको क्या बोलते हैं, ये 20 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और जो कम होता है 20 से कम होता है उसको बोलते हैं इंट्रा। तो आगे ये भी पूछ सकता है, इसको अल्ट्रा, ज़्यादा वाले को 20,000 से ज़्यादा वाले को अल्ट्रा, और इसको इंट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा सुन पाते हैं, 20 से ना कम सुन पाएंगे और 2000 से ना ज़्यादा, उसके बीच का जो हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले है उसको सुन पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वो रहा है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2.5 कूलम, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, 2.5 कूलम इज मूविंग परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर मीटर, मतलब टेस्ला में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, विद द वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर सेकेंड। अब फोर्स निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। अब एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है कितना, 2.5 कूलम, और उसके बाद परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपके पास, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
चलिए एक एक करके सारा कुछ रखते हैं। 2.5 इंटू वेलोसिटी 20 इंटू 10 और क्या है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। सिंपल सा सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपके पास 50 इंटू 10 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा 500 न्यूटन। कौन सा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आपके पास लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। सिंपल सा क्या है चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। सारा कुछ डाटा दिया हुआ है, फॉर्मूला याद है तो आप क्या करोगे इजिली वे में इसको बना पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है पावर ऑफ लेंस। सिंपल सा है, अगर फॉर्मूला पता है बना लोगे। क्या होता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1 फोकल लेंथ, अगर आपका किस में है मीटर में है तो, या फिर आपका पावर फोकल लेंथ अगर मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100। और ये जो पावर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, किसके कारण कॉन्केव लेंस अगर आपके पास हुआ तो उसमें नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो आपके पास क्या होता है पॉजिटिव। और पावर का क्या होता है यूनिट डायप्टर होता है, ठीक है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए डी। अब देखो इसमें क्या पावर का पूछ रहा है कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो गया फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद द रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। तो सिंपल सा बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा वो क्या होगा नीचे होगा। बाद बाकी सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो डब्ल्यू म्यू जी, ठीक है। नीचे क्या होगा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वाटर के, और इधर क्या होगा आपके पास जो दिया हुआ है ए म्यू जी डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वाटर का। ग्लास का कितना दिया हुआ है 3/2 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना दिया हुआ है 4/3, ये ऊपर चला जाएगा 3 3 9 4 इंटू 8। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको क्या करना है नीचे रखना है। बाद बाकी सारा डाटा दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए, आ गया 9/8। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं मूव करते हैं। ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन, बोल रहा है द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड। एक कैपिलरी ट्यूब है, इसमें क्या होगा लिक्विड अगर राइज या फिर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये किसके कारण होता है कैपिलरिटी के कारण होता है, ठीक है। सिंपल सा है, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसमें देखते हैं तो ये सारा टॉपिक आपको आता है, फ्लूइड से रिलेटेड है। आपके पास विस्कोसिटी, उसके बीच का जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है फ्लूइड के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन, ठीक है, ये सारा किसका है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कैपिलरिटी। कैपिलरी राइज के कारण, उसकी बेसिकली नाम ही है, अगर राइज होता है तो उसको कैपिलरी राइज बोलते हैं और फॉल होता है तो उसको क्या बोलते हैं कैपिलरी फॉल, ठीक है। तो कैपिलरिटी ट्यूब के कारण ही इसका नाम है कैपिलरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड ऑन द, बर्नौलीज थ्योरम भी किससे रिलेटेड है, बर्नौलीज थ्योरम भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से ही रिलेटेड है। होता क्या है P + 1/ρv² + ρgh, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये होता है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बेसिक बर्नौलीज इक्वेशन किसके ऊपर काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे इसमें भी है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये सारा किससे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले भी कुछ कुछ पार्ट है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो आ रहा है फिजिक्स में, वो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे अब मूव कर दिया गया है, ना कि नॉर्मल क्वेश्चन से होके थोड़ा सा इंजीनियरिंग पर्पस ऑफ से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, इससे हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स से है, द रेनॉल्ड्स नंबर RE इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ।
तो ये जो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये सारा जो अगर जो प्रीवियस सिलेबस था या अभी भी कुछ कुछ सिलेबस जैसे 5th सेमेस्टर में पढ़ना था, ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है ये किसी दो ब्रांच के लिए बहुत ईजी हो जा रहा है। जैसे एक सिविल ब्रांच जो हो गया और एक मैकेनिकल, इसमें दोनों में क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो ये सब चीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा ईजी वे में हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर का बात बोल रहा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर से ही हम लोग बताते हैं कि मेरा अगर 2000 से कम है तो हम लोग वो उसको बोल देते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ये उसके बाद हम लोग लेमिनार फ्लो, ये सब भी रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करता है। ये पूरा टोटली फ्लूइड मैकेनिक्स पे, तो उतना नहीं जानना है आपको, बाद बाकी ब्रांच वाले को सिंपल सा क्या जानना है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है हीट एनर्जी ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, हीट एनर्जी, अगर कोई मटेरियल गर्म है, ठीक है, तो हीट कैसे ट्रांसफर होता है, जिधर ठंडा होगा उधर क्या होता है, हीट मूव करता है। वही पूछ रहा है किधर जाता है, तो बेसिकली किधर जाता है, ऑप्शन नंबर सी, हॉटर और वार्म सब्सटेंस टू कूलर सब्सटेंस, जिधर हॉट है वो कूलर की ओर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। ये रहा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इन केल्विन स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जैसे हम लोग पता है फ्रीज कब हो जाता है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, तो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो बेसिकली अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग कोई भी चीज़ को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो जितना भी डिग्री होता है उसको हम लोग 273.15 केल्विन अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, 273.1.5 केल्विन। तो सबसे लोअर यही है, ठीक है। तो 0 डिग्री को अगर ऐड करते हो तो अगर पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा वाटर का, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 100 जोड़ दोगे कितना, 273 से, तो वो क्या हो जाएगा, 373, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट ईयर या इस ईयर आपका अगर पूछ रहा है तो क्या, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा केल्विन में चेंज करने के लिए, तो सिंपल सा 273 से क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और डीसी पावर सप्लाई कनेक्टेड टू एन जंक्शन, मतलब पीएन जंक्शन है उसका एन साइड में, एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी जंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर जंक्शन, दिस बेसिक इज नॉन एज। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे पीएन जंक्शन जो है, ठीक है, तो बेसिकली पी फॉर हम लोग याद करके रखेंगे कि जो भी पॉजिटिव कनेक्शन लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव कनेक्शन मतलब जिसपे पावर सप्लाई होता है, और नेगेटिव एन फॉर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, पी से, और जो पावर पॉजिटिव है वो किससे जुड़ा हुआ है, एन से, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द नॉर्म फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ एयर ट्रांसमीटर एंड द इमिटेड बेस जंतर। अगर नॉर्मल है तो वो कैसे काम करेगा आपके पास, नॉर्मल है तो फॉरवर्ड बेस, ठीक है, नॉर्मल है तो कैसे काम करेगा, फॉरवर्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल इन जंक्शन डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट। सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है, जो बैटरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइट का बात नहीं कर रहा है कि सनलाइट जो आ रहा है वो क्या है, थर्मल है, या मतलब उसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है सोलर सेल। मतलब सोलर सेल वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी हम लोग पता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द आयोनाइज पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द आयोनाइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो आयनीकरण है वो कैसे होता है,
इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, याद रख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है लाइट वेव प्रोपोगेट इन ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू द फिनोमिना। बोल रहा है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक वायर, इसमें क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होते रहता है। तो ये किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में बार बार ये एग्जाम्पल में पूछा ही जाता है, ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, TIR पे। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ताकि एक जगह से दूसरे जगह बिना एनर्जी वेस्ट किए हम लोग एक जगह से दूसरे जगह को हम लोग क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। आगे क्या है आपके पास, फाइंड द टॉर्क। टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ें, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ें टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है वेक्टर में, 2I + 3J, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है आपके पास, 1I + 1J + 0K। अब 1 को तो हटा ही सकते हैं, तो वो क्या है I कैप + J कैप, K 0 है तो K को हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, फोर्स कितना है 2I कैप + 3J कैप। ठीक है, इनटू R कितना है आपके पास, I कैप + J कैप। तो करते हैं इसको इनटू, ये क्या हो जाएगा, एक बार 2 से करते हैं, 2I × I कैप + 2I × J कैप + 3J × I कैप + 3J × J कैप। तो बेसिकली हमको क्या पता है कि जहाँ भी I कैप × I कैप होता है वो 0 होता है, और J कैप × J कैप जहाँ भी है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ दोनों I कैप और I कैप है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, + 2I कैप J कैप रहेगा + 3J कैप × I कैप रहेगा, और ये JJ क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। तो बचा मेरे पास क्या, और एक चीज़ है हमारे पास कि जो I कैप है और J कैप है, I कैप इंटू ये जो है I कैप × J कैप, ये क्या होता है K होता है, और J कैप × I कैप क्या होता है, उल्टा है तो -K होता है। तो यहाँ I के और मतलब J कैप है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2K कैप + 3 आपके पास क्या है 3J कैप। एक मिनट, ओके, यहाँ पे थोड़ा एरर है। ठीक है, कोई नहीं, फिर से यहाँ पे जो होता है ये क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे फोर्स आगे ना रखे, यहाँ पे जो आपका R है वो R आगे रहता है। ठीक है, R का जो वेक्टर है बेसिकली तो वो आगे रहता है। चलिए एक बार फिर से इसको करेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर आंसर जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं क्या, फिर से तुरंत कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये जो था वो क्या है, टाउ, वो क्या है आपके पास, ये एक बार देख लीजिएगा नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपके पास जो R है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे I कैप × 2J कैप इंटू आपके
इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसको इंटू करोगे, ठीक है, सारा कुछ करोगे जैसे अभी किए थे, तो टाउ इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, सिंपल सा बचेगा 3i इंटू जे कैप प्लस 2 जे कैप इंटू आई कैप, ये बचेगा, बाद बाकी वो 0 हो जाएगा। तो जैसे अभी बताए थे कि आपके पास आई कैप इंटू अगर जे कैप है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, के कैप में, और अगर जे कैप इंटू आई कैप है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस के कैप। तो यहाँ पे आई जे है तो ये क्या हो जाएगा 3 के कैप, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस के कैप। तो इधर -2 इधर, तो ये क्या बचेगा सिर्फ के कैप न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको बता दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा के कैप। ये सब जो है ये क्या है के कैप, के वेक्टर में है 1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ये जो टाव है, टाव इक्वल टू क्या होता है आपके पास आर इंटू फोर्स फैक्टर। ठीक है, वो उल्टा लिखा गया था जिस कारण जो सॉल्यूशन था वो अलग आया था। ठीक है, तो अभी क्या होगा आपके पास ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फिर सिंपल सा ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। पूछ रहा है हुक्स लॉ स्टेट विद द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। तो हुक्स लॉ कहाँ पे काम करता है आपको पता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ का क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, जैसे ये हम लोग कब देखते हैं, जब हम लोग अपना माइल्ड स्टील का क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब देखते हैं, तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट और ये जो कर्व देखते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिमिट। जहाँ तक स्टेट है वहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल लिमिट। यही है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी है उसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले पहला यूनिट से। हो रहा है आपके पास शियर मॉडुलस इज डिफाइंड। शियर मॉडुलस क्या होता है, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। यंग मॉडुलस आपके पास, इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सारा चीज़ क्या होता है, जब हम लोग इसका डिटेल क्लास देखेंगे तब हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, और बेसिकली बताया जैसे ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही रिलेटेड है। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते हो डिप्लोमा में। अब यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, अब यही स्ट्रेस स्ट्रेन वाले पार्ट से ही है। अब वहाँ उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका यंग मॉडुलस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 5 kg वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको न्यूटन में लिख लेते हैं। तो क्या होगा 5 इंटू kg को 9.8 न्यूटन, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं -4 मीटर स्क्वायर। तो इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ठीक से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁵ क्या हो गया ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस जो लिखा हुआ है उसी को। अब यहाँ पे हुक्स लॉ क्या बोलता था, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ क्या है आपके पास, बोलता है कि स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, स्ट्रेस होता है वो और स्ट्रेन ये किसके बराबर होता है, ये होता है यंग मॉडुलस। ठीक है, ये क्या होता है यंग मॉडुलस के बराबर होता है। यंग मॉडुलस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, स्ट्रेन हम लोग को पता है, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन द लेंथ इन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेस यहाँ पे दिया हुआ है और चेंज इन द लेंथ
इंटू ओरिजिनल लेंथ, और यंग मॉडुलस आपको y है। अब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इंक्रीज लेंथ चाहिए, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ चाहिए इनटू जो आपके पास ओरिजिनल लेंथ है, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा है, ये क्या हो जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन जो y है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको ये साइड ले जाते हैं, इसको वो साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन y। तो सिग्मा कितना है हमारे पास, मतलब स्ट्रेस कितना है 4.9 इंटू 10⁵, और y कितना है 2 इंटू 10⁻11, तो 11, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा -11, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो 2.45 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तब ये -6 लगा के यहाँ पे -6 जो दिया हुआ इसको करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लोग चेंज इन लेंथ निकाले, लेकिन पूछा क्या गया है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। परसेंटेज मतलब क्या करना पड़ेगा, 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसको जब आप 100 से इंटू करोगे तो ये +2 और ये 4, तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है, -6, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा आपके पास, ए नंबर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इस वीडियो में हम लोग 25 ही तक सॉल्व करते हैं, एक बार में टोटल सॉल्व करेंगे तो फिर एक वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 25 सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट 1 रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है। तो बोलता है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस एट द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। सिंपल सा है, कौन सा एंगल होगा वो पूछा जा रहा है, कॉन्टैक्ट का बात हो रहा है, सिंपल सा बोल देते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इससे हम लोग को आइडिया लग रहा है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है अभी तक जितना भी देखें सारा इंजीनियरिंग पर्पस से पूछा गया है, ठीक है। और ये जो आपके डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी से पूछा गया है, जिसके बारे में जैसे फ्लूइड के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, आपके पास स्ट्रेंथ का मटेरियल के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूछा जा रहा है, हुक्स लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स से बर्नौलीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अपने फिजिक्स को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। आई होप कि अभी आपको ये जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज आ रहा है ये आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग क्या करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता चले कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।